हेलो आप सब लोगों को। आज के सेक्शन में वर्ड के पार्ट में मैं एक ऐसे एस्पेक्ट को वर्ड का उठाना चाहता हूं जिसको मैं अपने अनुभव से बताऊं कि जिसको हम लोगों का मोस्ट इग्नोर्ड सेक्शन में बोल सकता हूं और उसका असर बहुत ज्यादा क्योंकि बहुत ज्यादा पड़ता है उसका असर क्योंकि उसका एक बड़ा सा सेक्शन बड़ा सा पार्ट तुम्हारे ग्रामर से जुड़ा हुआ है। मैंने देखा है कि ग्रामर में बच्चों को एक जगह पे स्ट्रगल करते हुए वो वोकैब का ही है। मैं अभी टेकअप करूं, अगर मैं बोलूं कि ही इज प्रेजेंट एट द मीटिंग, तो आप इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रेजेंट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप में से बहुत सारे लोग इसका जवाब गलत देने वाले हो। क्योंकि दो दो कारण है। पहला तो कि ये वर्ड प्रेजेंट आपने बचपन से पढ़ा है, सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेना देना क्या है। बट जब वो इसको क्वेश्चन बनाएगा ना, तो उससे आपको बहुत परेशानी पैदा होगी। आप जरा सोचो कि आपने क्या अपने दिमाग में लिया था। मैंने कहा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। दूसरा, दे प्रेजेंट द अवार्ड नेक्स्ट मंथ। हम यहां विल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, तीसरा सेंटेंस, आई गॉट अ प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। अब ये देखो कि ये सिंगल वर्ड तीनों जगह पे है, और मैंने जब यहां पूछा था तो तुमने अगर कहा कि ये नाउन है, तो फिर यहां पे क्या ना ये क्या है। ये तो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि ए लगा हुआ है, तो कि ये नाउन है। ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि ये वर्ब है, और ये एडजेक्टिव है। और आप इस तीनों में वर्ड का मीनिंग देखो। ऊपर वाले में उपस्थित, दूसरे वाले में देना, प्रदान करना, गिव, एंड तीसरे वाले में गिफ्ट। इस पार्ट को आपकी इंग्लिश में वोकैबुलरी में होमोग्राफ कहा जाता है। और ये होमोग्राफ हो सकता है कि आपने सुना हो, आई डोंट नो, लेकिन आपने होमोनिम सुना होगा, होमोफोन सुना होगा, लेकिन होमोग्राफ हम डिस्कस नहीं करते। मैंने एक एक टीचर को देखा था, उस टीचर से मिला था, मैंने कुछ कहा नहीं, बस बताया नहीं। उसने कहा कि जानते हैं एक प्रेजेंट वर्ड है, चाहे ऐसा भी अभी आगे में तुमको बहुत सारा आने वाला है, एक एक वर्ड का दो दो तीन तीन मीनिंग होता है। ऐसा नहीं होता है कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी तो अलग हो सकता है। और इस सेक्शन को उन सर को नहीं पता था कि इसको होमोग्राफ कहा जाता है हमारे यहां। और इंसिडेंटली होता क्या है कि होमोग्राफ वही वर्ड्स हैं जो इनके मीनिंग आपने मैक्सिमम याद कर लिया था बचपन में। अब अगर मैं आपको, गलती क्या हो गई कि प्रेजेंट का तो हो सकता है कि तीनों पता हो, लेकिन कोई ऐसा होमोग्राफ, होमोग्राफ वो शब्द होते हैं जिनको वही शब्द, और ये इजी वर्ड्स हैं, ये स्कूल लेवल पे सारे बच्चों को मीनिंग पता होता है, जिनको आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में
same words used in different parts of speech. इनके जगह पे एज ज्यादा अच्छा रहेगा. यूज एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. दे आर कॉल्ड होमोग्राफ. अब जैसे जैसे तुम वोट ले लो. होमोग्राफ का दो लिस्ट होता है, दो होता है. एक टाइप के होमोग्राफ में ये वर्ड तुम जानते हो कि नाउन भी है और तुम जानते हो वर्ब भी है, लेकिन चाहे नाउन हो या वर्ब हो, मीनिंग सेम होता है. एक का मतलब वोट और एक का मतलब वोट देना. क्रिया वाले का मतलब वोट वोट देना और नाउन का मतलब वोट. लेकिन तब जब डिफरेंट मीनिंग in different parts of speech, तो ये परेशान कर सकता है. क्योंकि यहां पे मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोगों का एक मीनिंग बचपन में उन्होंने याद कर लिया. जैसे मैं तुमको एक सेंटेंस देता हूं, आप ध्यान दो. तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया. अब तुमको ये सेंटेंस मीनिंगलेस लग रहा होगा. जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ये मीनिंगलेस लगेगा. तुम पढ़ोगे द पुलिसमैन द पोस्ट, ये कौन सा सेंटेंस है? क्योंकि मैंने एक ऐसा होमोग्राफ यूज किया जिसको आपका नाउन के तौर पे मीनिंग आपको पता था, जिसके वर्ब के तौर पे मीनिंग आपको नहीं पता था. रखवाली करना. अब जरा सोचो कि आपको अगर ऐसा कभी सेंटेंस मिले तो आप तो यही कहोगे ना कि कोई कोई मीनिंगलेस सेंटेंस है. इसीलिए, और परेशानी यह है कि ये वर्ड्स बचपन से तुम जानते हो, बचपन से तुम जानते हो. लेकिन जब अगर उसका एक मीनिंग, प्रेजेंट वाले के साथ मेरा अनुभव यह है कि तुमको तीनों मीनिंग पता होगा, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं क्लियर था. अब और एक बात ध्यान रखो कि कॉमन एरर में और इंप्रूवमेंट में एग्जामिनर्स जानबूझ के होमोग्राफ्स का यूज करते हैं, जानबूझ के. और उस होमोग्राफ के बारे में अगर कंसेप्ट हमको क्लियर नहीं हो तो फिर आपकी गलतियां नॉर्मल जाएंगी. अभी अगर मैंने बोला कि अगर आपको होमोग्राफ में ये पार्ट को वो अगर डील करे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंट मीनिंग चला जाता है. अब जैसे मैं अगर तुमको बोलूं कि नेल वर्ड लो, तुम सोचो तो जरा कि नाउन के तौर पे इसका दो मीनिंग तुम जानते हो ना. एक नेल का मतलब नाखून होता है, एक नेल का मतलब कील होता है. ये तो तुम दोनों जानते हो. लेकिन तुम जरा सोचो कि वर्ब के तौर पे इसका कोई मीनिंग जानते हो? ऐसा नहीं होता कि हर मीनिंग का वोट और वोट देना होता है. नेल एज अ वर्ब एक मतलब होता है किसी काम को एकदम अच्छे सफलतापूर्वक परफेक्टली पूरा करना. ही नेल्ड द प्रोजेक्ट. वर्ब के तौर पे दूसरा मीनिंग होता है नेल का, द पुलिस नेल्ड द क्रिमिनल. पकड़ना, अरेस्ट करना, अरेस्ट करना. अब अगर वो इसके मीनिंग को उठाए तो हम जाके फंसेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में नेल का ये मीनिंग घूम रहा है.
इसीलिए वर्ड पावर तो चिंता आदमी करता है किनका, जिन शब्दों का मीनिंग नहीं जानता। ठीक है, वो होमोग्राफ में नहीं आते। डिफिकल्ट वर्ड्स का एक ही मीनिंग होता है, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच होता है। बट जो स्कूल डेज का जो वर्ड था ना, अब वो पोटेंशियली बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। वो प्रॉब्लमेटिक चीज है क्योंकि उसके एक एस्पेक्ट होते ही नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए जरा देखो तो, द न्यू स्कूल ऑलवेज एग्जैक्ट्स एक्स्ट्रा चार्जेस ऑन दिस और दैट प्रिटेक्स्ट। अब तुमको ये प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना, इस ना इस बहाने। तुम जरा इस वर्ड का मीनिंग देखो। एग्जैक्ट एज एन एडजेक्टिव तुम बचपन से जानते थे, सटीक, ठीक। लेकिन तुम एग्जैक्ट एज अ वर्ब, जिसका मतलब होता है किसी से जबरदस्ती पैसा या कोई चीज खींच लेना, ऐंठ लेना, थोपना किसी पर, ये अगर ये मीनिंग नहीं पता है तो आपके दिमाग में एग्जैक्ट देख के ये आएगा। और दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच अलग है। तुम जिस एडजेक्ट को जानते थे आज तक वो एग्जैक्ट एडजेक्टिव था। आज एक और एग्जैक्ट का पाला पड़ा तुमसे, और वो एग्जैक्ट वर्ब है, और उसका मीनिंग देख लो। सेंटेंस अगर नहीं रहा होता, अगर ये सेंटेंस नहीं रहा होता, मैं एग्जैक्ट का मतलब, मैं एग्जैक्ट का अगर कहीं पे किसी से एक्सटॉर्ट दे देता, एक्सटॉर्ट वही जबरदस्ती गिन लेना, तो आपको यह लगता कि ये वर्ड तो हम जानते ही नहीं है। और ये प्रॉब्लम होमोग्राफ का है। नेक्स्ट वर्ड देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई वॉज हम्बल्ड बाय द हम्बल हाउस ऑफ दैट हम्बल पर्सन। दो जगह पे एडजेक्टिव और एक जगह पे वर्ब। हम्बल का हम ये मीनिंग जानते हैं, नम्र स्वभाव वाला। अब ये हम्बल हाउस का मतलब क्या, जरा सोचिए तो। अभी आप सोच के जबरदस्ती करके निकालोगे, लेकिन क्या तुम ये बोल सकते हो अब कि तुम हम्बल एज ए वर्ब का मतलब ही जानते थे? मैं उस हम्बल आदमी के हम्बल हाउस को देख के हम्बल हो गया, मतलब मैं नम्र हो गया। उसे कैसा कर देखे थे तुम? सोचो तुम। हम्बल का एक मतलब होता है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं लगी हुई हो, लेकिन एकदम साफ सुथरा करीने से अच्छे से सजा हुआ घर हो, साफ सुथरा घर। दैट इज कॉल्ड हम्बल हाउस। और हम्बल का मतलब जब आपको कोई ऐसा अनुभव हो जो आपको बताए कि आप बहुत सारी चीजें नहीं जानते हो, तुम्हारे ज्ञान से बाहर हो, वो औकात का पता चलना, मतलब थोड़ा शर्मिंदगी झेलना, शर्मिंदगी महसूस करना। तो आप अब सोचो कि आप हम्बल का कितना मीनिंग जानते थे। मैंने ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ emphasizing द इंपॉर्टेंस ऑफ होमोग्राफ, होमोग्राफ की इंपॉर्टेंस को आपको बताने के लिए। देखो एक और सेंटेंस, द फेयर लेडी ऑर्गेनाइज्ड अ फेयर on a fair day using fair means and a fair crowd turned up. How many fair? Fair as an adjective, गोरा, साफ सुथरा देखने में, गोरा। Organized a fair, fair as a noun, मेला। Fair day, खिली धूप, मतलब मौसम एकदम साफ है। फेयर मीन्स ईमानदारी भरा,
फेयर इन अ गुड अमाउंट और नंबर। अब जरा आप बताइए कि आपको फेयर का कितना मतलब पता था। एक जगह पे नाउन आया, नाउन का मतलब मेला हो गया, बाकी ये हो सकता जानते होगे। फेयर मीन्स फेयर क्राउड, फेयर डे। अब हम अगर किसी ऐसे अननोन वर्ड्स को टेकअप कर ले, वैसे वही अननोन वर्ड्स नहीं, किसी किसी जाने पहचाने वर्ड का अननोन मीनिंग, और इसकी याद रखिएगा, समझिए, इसके सिनोनिम एंटोनिम की किताब नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती है। मैंने कोशिश किया था, मैं अभी जो अपनी किताब लिख रहा हूं, अभी मैंने ऐसे ऐसे शब्दों को अवॉइड किया है, क्योंकि इन शब्दों की जरूरत आपको आपके डेली लाइफ, आपके ग्रामर में बहुत जगह पड़ेगा, लेकिन बनाना बहुत बहुत मुश्किल है। अब इसमें गोरा के जगह पे डार्क हो जाएगा, यहां पे ओवरकास्ट हो जाएगा, अगर अपोजिट लेना हो तो, अपोजिट लेना हो तो वेरी फ्यू हो जाएगा, यहां पे अनफेयर कर सकते हो, बेईमानी भरा। सो आपको ये समझने की जरूरत है कि होमोग्राफ की जरूरत आपके पास है या नहीं है। एक और देखो, इवन इफ द मैन साउंडेड साउंड in his argument, the judge decided to sound out the evidence in order to give a sound decision. Sound नाउन के तौर पे आवाज, और वो कोई साउंड यहां पे नहीं है। साउंड एज अ वर्ब मतलब किसी की बात से महसूस होना। द मैन साउंडेड, उसकी बात से ऐसा महसूस हो रहा था। साउंड एज एन एडजेक्टिव, लॉजिकल, और वो दोनों लॉजिकल का ये वाला और ये वाला मीनिंग है। मनुष्य अपने, वो ये आदमी अपने बात से महसूस हो रहा था कि वो बहुत लॉजिकल है अपने आर्गुमेंट में। एंड साउंड आउट, एनालाइज करना, एक्सप्लोर करना, एज अ वर्ब। अब हम अगर समझें, साउंड का एक और मतलब होता है, जैसे दूरी को मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेजर, वैसे पानी के भीतर में गहराई मापने के लिए वर्ड यूज किया जाता है साउंड। अब जरा सोचो कि अगर आपको ये चीजें सुन के आश्चर्य लग रही होंगी, तो याद रखिए कि आपके हायर लेवल पे जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो आपसे इन चीजों का डिस्क्रिमिनेशन जरूर पूछता है। अभी तो मैंने दे दिया था। अभी देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड, डू नॉट उंड, घायल करना योर शर्ट आफ्टर वॉशिंग। धोने के बाद अपने शर्ट को घायल मत करो, यही करेंगे हम, शायद मीनिंग यही निकालेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस वर्ड का। एक होता है विंड, एक वर्ड है, अगर इसको हम नाउन के तौर पे ले तो एक ही मीनिंग होता है, हवा। अब अगर इसको हम वर्ब की तरह यूज करें तो इसको प्रोनाउंसिएशन भी बदलेगा। अब इसको हो जाएगा वाइंड, वाइंड। और इस वर्ब का दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग होता है किसी चीज को फिजिकली ऐंठना, अच्छा ऐसे जोर से, घड़ी में चाबी आदि देने के लिए जो नहीं हम ऐसे ऐसे करते थे, तो उसको भी वाइंड बोलते हैं। और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन आदि को, काम को, ऑर्गेनाइजेशन या वर्क को फिनिश करना, बंद कर देना, खत्म कर देना,
समाप्त कर देना। अभी देखो, इस वर्ब का जो V2 और V3 होता है वो होता है उंड, और इसको उंड नहीं पढ़ते, वाउंड पढ़ते हैं, वाउंड। क्योंकि जब इसको तुम उंड पढ़ोगे तो इसका मतलब हो जाएगा घाव, और इसको जब नाउन वर्ब बनाओगे तो इसका मतलब होता है चोट लगना, और उसका V2 और V3 बन जाएगा उंडेड। नाउन के तौर पे घाव, वर्ब के तौर पे चोट लगना, उंडेड। अदरवाइज इसको तुम ऐसे पढ़ो वाउंड, वाउंड, तो ये V2 और V3 है वाइंड का, जिसका मतलब होता है ऐंठना। तो अपने शर्ट को धोने के बाद उसको ऐंठो मत। इसके साथ इसका V2 और V3 होता है वाइंडेड, और नॉर्मली इसमें अप लगता है, वाइंड अप जो हम लोग बोलते हैं जो। अब जरा सोचो कि इसका क्या हालत है। अब ये तुमको पता होना चाहिए था कि नहीं पता होना चाहिए था, तुम्हें होमोग्राफ की समझ होनी जरूरी है या नहीं जरूरी है, ये तुम देखो, सोचो जरा इसकी हालत। अब एक लास्ट इसमें, ये एक बैंक में आया हुआ कॉमन एरर था, मैंने उसको लिख दिया। जरा ध्यान दो, द आरबीआई हैज नोटिस्ड ऑल बैंक्स टू कंप्लीट द केवाईसी ऑफ ऑल देयर कस्टमर्स एट द अर्लीएस्ट। कॉमन एरर में तो कुछ है नहीं, आरबीआई ने नोटिस दिया है सारे बैंक्स को कि अपना कंप्लीट करे, और अभी ये सेंटेंस भाई मीनिंगलेस है, क्योंकि आप इस वर्ड को ध्यान दो, एज ए नाउन इसका मतलब होता है सूचना, नोटिस, जो भी तुम बोलना चाहो। एज ए वर्ब मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान से देखना। आई नोटिस्ड अ स्माइल ऑन हिज फेस, मैंने ध्यान दिया कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है। नोटिस एज अ वर्ब, ध्यान से देखना, ध्यान देना। अब सेंटेंस का मीनिंग, आरबीआई ने ध्यान से देखा है सारे बैंक को, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये नोटिस घूम रहा होगा, नाउन और वर्ब नहीं घूम रहा होगा। अब जरा देखो कि इसके जगह पे ये सेंटेंस का कोई अर्थ निकला? नहीं निकला। वर्ब के तौर पे बनाओगे तो वो मीनिंग आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही बनाना होगा ना, हैज सेंट अ नोटिस, आपको इसको नाउन ही देना होगा ना, उसने सूचना दिया है ना, उसने देखा नहीं है, उसको वर्ब के तौर पे बनाना ही नहीं होगा। और अब आप आगे में इधर में जो डालना चाहो डालो। ये है होमोग्राफ का इंपॉर्टेंस और होमोग्राफ का रेंज, आप ये ध्यान दो। और इसकी जरूरत कितनी है वो आप मेरे बात से समझो। मैंने क्या किया है कि अपने ग्रामर की मेरी जो किताब है उसमें से होमोग्राफ का एक लिस्ट, मीनिंग के साथ नहीं, मैंने कुछ वर्ड्स का एक लिस्ट दिया है, जिसमें तुम एक झटके में देखोगे ना तो तुमको सारे वर्ड्स का मीनिंग तुमको लगेगा कि तुम जानते हो। बट होल्ड, उसके किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब जानते होगे, एक पार्ट ऑफ स्पीच का। तुम जरा उसको अपने नेट पे होमोग्राफ का लिस्ट भरा हुआ है, तुम अपनी डिक्शनरी अपनी बुद्धि से उन कुछ शब्दों का ही जरा सोचो तो कि एज ए नाउन इसका ये मतलब होता है, तो क्या ये वर्ब के तौर पे यूज होता है? जैसे एयर है, उसका पहला वर्ड एयर है, नाउन के तौर पे हवा होता है। वर्ब के तौर पे ये प्रोग्राम आज एयर होगा, प्रसारण करना होता है। एयर्स बोलते हैं तो उसका मतलब घमंड होता है। एयर का एक और एयर का एक मतलब एटमोस्फेयर होता है, हवा नहीं, एटमोस्फेयर। एयर ऑफ साइलेंस वॉज देयर, एयर ऑफ हैप्पीनेस वॉज देयर।
तो मैंने एक अटैचमेंट में डाला है, आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, होमोग्राफ का एक लिस्ट दिया है, उसको जरा देखो और मेरे को ये बताना जरूर कि क्या होमोग्राफ के ऐसे प्रैक्टिसेस आपको और चाहिए होंगे। इसमें ये एक क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन मैंने बनाया था, सेंटेंसेस मैंने बनाए थे। आई होप कि आपको होमोग्राफ का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा और वीडियो को देखने के बाद अपना इंप्रेशन मेरे को जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सबको।